गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में नेपाल की जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल एंड उनकी पावर्स एंड फंक्शंस हमने डिस्कस करी थी। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, उनका इलेक्शन प्रोसेस, उनकी पावर्स एंड फंक्शंस। आफ्टर दैट हम उनकी कैबिनेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, अगर आपने इससे प्रीवियस वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां पे हमने प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल डिस्कस किया था, जहां पे हमने नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखे थे एंड ऑल ऑफ दैट, तो पहले जाइए एंड वो सारे पार्ट्स एक बार देख के आइए सो दैट आपको क्लैरिटी मिलेगी पूरे नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बट अगर आपको केवल नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उनके इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, उनकी पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में वो सब चीजें समझनी है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के बारे में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्हें इलेक्ट कैसे किया जाता है, उनका इलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो वो चीज हम सबसे पहले देखते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, नेपाल के अंदर है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब वहां पर लेजिस्लेचर के दो हाउसेस है, वन इज अपर हाउस एंड द अनदर वन इज लोअर हाउस। तो वहां का जो लोअर हाउस है दैट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। उसमें जो भी मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है उन्हें अपॉइंट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसको? मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। बट अगर किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो ऐसे में क्या होता है, प्रेसिडेंट इन्वाइट करते हैं लार्जेस्ट पार्टी को कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। अब हम कुछ चीजों का मतलब समझ लेते हैं। पहली चीज, मेजॉरिटी पार्टी क्या होती है? मेजॉरिटी पार्टी मतलब जिसको ज्यादा वोट्स मिलते हैं। लाइक मेजॉरिटी मतलब क्या होता है, जैसे 100% लोग हैं, उसमें से 51% वोट्स अगर आपको मिलेंगे तो आपके पास मेजॉरिटी ऑफ दी वोट्स आए। ठीक है, तो दैट इज मेजॉरिटी पार्टी। ठीक है, आफ्टर दैट हम यहाँ पे समझते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब होता है गठबंधन वाली सरकार, जहां पर अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिले, किसी को भी 51% वोट्स नहीं मिले, तो ऐसे में क्या होगा, जिस भी दो पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, ठीक है, उनकी एक साथ में मिलके गवर्नमेंट बनेगी, गठबंधन वाली सरकार बनेगी। सपोज करो जैसे यहाँ पे चार पार्टी से ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, ए को मिले हैं 45 वोट्स, बी को मिले 40 वोट्स, सी को मिले 30 वोट्स एंड डी को मिले हैं 25 वोट्स। तो ऐसे में क्या हुआ, यहाँ पे 51% वोट्स, मतलब 51 वोट्स जो है वो किसी को नहीं मिले, तो ऐसे में कोई एक पार्टी तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती। तो ऐसे में जो भी दो पार्टी जिनको भी सबसे ज्यादा वोट्स मिले, दैट इज ए एंड बी, एक को मिले थे 45 एंड एक को मिले थे 40, तो वो दोनों मिलके क्या करेंगे, कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो वो चीज होती है कोएलिशन गवर्नमेंट। आई होप आपको इलेक्शन प्रोसेस क्लियर हुआ होगा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का, कि जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, जो कि लोअर हाउस है नेपाल के लेजिस्लेचर का, तो उन लीडर को अपॉइंट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। बट अगर कोई भी पार्टी के पास मेजॉरिटी वोट्स नहीं है तो ऐसे में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट करते हैं कि वो क्या करे, कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करे, गठबंधन की सरकार बनाए। अब हम देखते हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स एंड फंक्शंस है। तो जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बट मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो होते हैं जिनके पास रियल पावर्स होती है, जिन्हें वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। लाइक इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है एंड जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ द स्टेट के पास नॉमिनल पावर्स होती है, नेम सेक पावर्स होती है, वेयर हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पास रियल पावर्स होती है जिन्हें वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही नेपाल के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है नेपाल के एंड वो गवर्नमेंट को लीड करते हैं। उनके पास रियल पावर्स है जिन पावर्स को वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पर उनका मेन पावर या मेन फंक्शन क्या आती है, दैट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। दैट मीन्स जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है वो डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज को ड्राफ्ट करने के लिए एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिसी मतलब जो भी कंट्री के अंदर कोई भी पॉलिसी बन रही है, दैट इज डोमेस्टिक पॉलिसी। एंड फॉरेन पॉलिसीज मतलब जो कंट्री से रिलेटेड बाहर जो पॉलिसीज बन रही है, दैट इज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ड्राफ्ट करना मतलब जब तक कोई पॉलिसी बन नहीं जाती है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती है, वो एक ड्राफ्ट में रहती है। दैट मीन्स हमने कुछ एक ड्राफ्ट बना लिया, जैसे अपन मैसेज में ड्राफ्ट्स नहीं बनाते कि वो मैसेज सेंड नहीं किया है बट एक ड्राफ्ट बना के रख दिया है कि अच्छा ये मेरे को मैसेज सेंड करना है।
बट जब मैं मैसेज सेंड करूंगी तब जाके वो मैसेज सेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही पॉलिसी को ड्राफ्ट कर लिया जाता है, फिर पूरे प्रोसेस के बाद जो है उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसे लागू किया जाता है। तो वो सब चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। थर्ड आती है कैबिनेट लीडरशिप। कैबिनेट को लीड कौन करते हैं? तो वो भी प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं, ठीक है। तो वो चेयर करते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एंड उन मिनिस्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो कैबिनेट को रीशफल भी कर सकते हैं या उसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, मतलब उसमें मेंबर्स बढ़ा भी सकते हैं या फिर रीशफल भी कर सकते हैं, ठीक है। कि ये डिपार्टमेंट अगर सपोज करो मैंने पहले किसी और को दे रखा था तो वो डिपार्टमेंट मैं अब किसी और को भी दे सकती हूँ, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर अपन ने बात करी। नेक्स्ट पावर आती है दैट इज फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रीटीज। तो यहाँ पर जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है वो नेपाल को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल फोरम्स में। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फोरम्स है, वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं नेपाल को कौन? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वो ट्रीटीज साइन करते हैं, मतलब कोई भी संधि, कोई भी एग्रीमेंट होता है बिटवीन द कंट्रीज, वो साइन कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर साइन करते हैं, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। नेक्स्ट पावर आती है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो यहाँ पर जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है वो मिनिस्ट्रीज को सुपरवाइज करते हैं, डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करते हैं। तो यहाँ पर नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसका काम करते हैं? सुपरविजन का काम करते हैं, मतलब जितनी भी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट एजेंसीज है उन्हें वो सुपरवाइज करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए लॉज एंड पॉलिसीज का। जितने भी कानून बन रखे, जितनी भी पॉलिसीज है, वो सब पॉलिसीज एंड लॉज जो है वो स्मूथली इंप्लीमेंट होने चाहिए, स्मूथली लागू होने चाहिए। तो ये कौन इंश्योर करते हैं? वो भी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंश्योर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पावर आती है दैट इज अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं उन सबको जो है मेंटेन करना होता है कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। दैट मीन्स पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर सकती है एंड ऐसे में उनको रिमूव कर सकती है। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट को आप पर ट्रस्ट है एंड आप कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे हो, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हो जिससे पार्लियामेंट का जो कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर वो हट रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या है कि आपने कुछ ऐसा एक्शन लिया या आपने कुछ ऐसी तरीके से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया या लॉ को इम्प्लीमेंट किया जिससे पार्लियामेंट को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा। तो ऐसे में पार्लियामेंट क्या कर सकती है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है पास कर सकती है एंड रिमूव कर सकती है किसी भी मिनिस्टर को, बी इट प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर मिनिस्टर, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। नेक्स्ट पावर आती है प्राइम मिनिस्टर की दैट इज रिकमेंड्स अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट्स की रिकमेंडेशन देते हैं। दैट मीन्स सजेस्ट करते हैं कि इन मिनिस्टर को आप ऐसे अपॉइंट करो। किसको सजेस्ट करेंगे? प्रेसिडेंट को, बिकॉज अपॉइंटमेंट वाली पावर किसके पास है? मेनली प्रेसिडेंट के पास है। तो ऐसे में जैसे कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना हुआ तो ऐसे में जो प्राइम मिनिस्टर है वो सजेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को कि ये जो मिनिस्टर्स है मुझे मेरी कैबिनेट के अंदर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सजेशन का काम होता है प्राइम मिनिस्टर का कि किस किस को अपॉइंट करना है, ठीक है। एंड अपॉइंटमेंट का काम होता है दैट इज ऑफ प्रेसिडेंट। सो नाउ लेट्स सी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज द कैबिनेट, ठीक है। हम उसका पहले फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन देखेंगे, आफ्टर दैट हम उसकी पावर्स एंड फंक्शंस डिस्कस करेंगे। सो अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन की, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था उसे कौन फॉर्म करता है? प्राइम मिनिस्टर फॉर्म करते हैं। मतलब वो बेसिकली अपने मिनिस्टर्स चूज कर लेते हैं कि ये मिनिस्टर्स मुझे जो है अपने कैबिनेट के अंदर चाहिए एंड फिर वो सजेशन वो किसे देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं कि आप इन्हें अपॉइंट करो एज अ मिनिस्टर्स एंड फिर प्रेसिडेंट उन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं इन द कैबिनेट, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलो, कैबिनेट बोलो, वन एंड दी सेम थिंग, ठीक है। तो अब ये मिनिस्टर्स चूज कहाँ से किए जाते हैं? तो फ्रॉम दी फेडरल पार्लियामेंट से जो है चूज किए जाते हैं। तो अगर कोई मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में प्रेसिडेंट नॉमिनेट भी करते हैं कुछ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को। तो अगर वो इलेक्ट नहीं हो रहे तो ऐसे में क्या होते हैं? वो नॉमिनेट भी होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, बट कुछ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ही होते हैं, ओके। तो ये तो हमने देखा फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हम देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट। तो यहाँ पर मैंने पावर्स एंड फंक्शंस जो लिखे हैं वो बहुत ही ब्रीफ में लिखे हैं, बट इन केस अगर आपको थोड़े डिटेल में चाहिए हो तो ऐसे में आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल बी शेयरिंग लिटिल डिटेल नोट्स देयर, ठीक है। मैं वहां पर दैट इज टेलीग्राम चैनल पे थोड़े और डिटेल नोट्स जो है शेयर कर दूंगी।
यहाँ पर केवल समझने के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं, वहाँ पर आप जो है एग्जाम में कैसे आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। ओके, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, बस ये है कि ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है सब हेडिंग्स का वो हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो टॉकिंग अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट, तो सबसे फर्स्ट पावर आती है दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर। तो कैबिनेट की एग्जीक्यूटिव पावर क्या है कि ये लॉज को इम्प्लीमेंट करती है एंड नेशनल पॉलिसीज को डेवलप करती है। जितने भी कानून होते हैं उन्हें लागू करने का काम एंड जितनी भी नेशनल पॉलिसीज है उनको और डेवलप करने का काम जो है कौन करती है, कैबिनेट करती है। सेकेंड पावर आती है दैट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो ये जो कैबिनेट है ये जितने भी इकोनॉमिक, सोशल, डिफेंस या फॉरेन पॉलिसीज होती है उन सबको ड्राफ्ट करती है। ड्राफ्ट का मतलब मैंने फिर बता रखा है, जब तक पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो जाती है, पास नहीं हो जाती है, तब तक वो ड्राफ्ट ही रहती है। तो ये पॉलिसीज को बेसिकली बनाती है कि क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, तो उसका एक ड्राफ्ट बना लेती है। बट अगर वो पास हो गई एंड इम्प्लीमेंट हो गई देन तो वो पॉलिसी वर्क कर रही है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। बट तब तक के लिए वो क्या है, ड्राफ्ट है, बिकॉज ये पास नहीं हुई है आगे अथॉरिटीज के द्वारा, ठीक है, तो तब तक के लिए क्या रहेगी, ड्राफ्ट रहेगी। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दैट इज बजट प्रिपरेशन। तो कैबिनेट क्या करती है, नेशनल बजट को जो है प्रपोज करती है, एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। जैसे इंडिया में जो यूनियन बजट है वो कब प्रेजेंट किया जाता है, तो वो हर साल की फर्स्ट फाब को जो है प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैबिनेट का क्या काम है, बजट की प्रिपरेशन करना, जो भी नेशनल बजट है उसे एग्जीक्यूट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारी पावर आती है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो यहाँ पर कैबिनेट क्या करती है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हुए, एजेंसीज हुई, उन सबको सुपरवाइज करती है। और इसके अलावा कैबिनेट के पास क्या पावर्स है, तो कैबिनेट के पास इमरजेंसी पावर्स भी है। मतलब वो रेकमेंड कर सकती है कि स्टेट इमरजेंसी की डिक्लेरेशन होनी चाहिए। मतलब वो केवल सजेस्ट कर सकती है, लगा नहीं सकती इमरजेंसी, बट वो रेकमेंड कर सकती है कि ऐसे में हमें स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर बोली गई, याद रखना, रेकमेंड कर सकती है, लगा नहीं सकती है। एंड लास्ट पावर आती है दैट इज फॉरेन रिलेशंस। तो यहाँ पर कैबिनेट क्या करती है, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज है, ट्रेड है, फॉरेन एड है, इन सबको मैनेज करती है। अच्छा, फॉरेन एड, AID, इसका मतलब होता है हेल्प, ओके। तो ये चीज यहाँ पर अपन ने बोली, ओके। सो अगर हम कंक्लूजन देखें नेपाल की लेजिस्लेचर का, तो नेपाल की जो फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये क्या इंश्योर करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स इंश्योर करता है, चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, तो ये सारी चीजें ये इंश्योर करता है, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉज बनाता है। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो होते हैं ये रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है इनके पास। मैंने बताया भी था, जैसे प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है तो इनके पास रियल पावर्स है, ठीक है। एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक सेरेमोनियल हेड होते हैं, दैट इज वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। यहाँ की जो गवर्नेंस है ये नेपाल की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करती है, साथ के साथ ये कहीं ना कहीं पावर को बैलेंस करती है बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल। तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। आई होप आपको नेपाल के लेजिस्लेचर के बारे में कंप्लीट चीजें क्लियर हुई होगी। हमने प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल भी देखा, हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल भी देखा, उनके पावर्स एंड फंक्शंस, उसके बाद हमने कैबिनेट भी देखी। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी इन द कंप्लीट टॉपिक ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ नेपाल। सो इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरीज रहती है रिगार्डिंग एनीथिंग, देन यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है, थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, देन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तभी आपको ये वीडियो शेयर करना है, नहीं तो इट्स कंप्लीटली फाइन। And the most important thing, do let me know all your valuable feedbacks. प्लीज मुझे फीडबैक्स देते रहिए एंड मुझे बताइए मैं कहाँ पर लैग कर रही हूँ या मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए, या मेरी क्या चीज समझ में आ रही है, या क्या चीज को मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए। सो प्लीज लेट मी नो ऑल दोज वैल्यूएबल फीडबैक सो दैट आई कैन मेक वीडियोज जस्ट द वे यू वांट। ओके, सो या बाय बाय, टेक केयर।